अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मारूफ मलिक और आप देख रहे हैं सियासतनामा। दोस्तों, नाम फतेह मोहम्मद, सीधा साधा, भोला भाला, दुबला पतला और लंबा इंसान। सर के बाल उड़े हुए और जिस्म पर सिर्फ एक लंगोटी होती थी। बुज़दिल इतना कि छोटे छोटे बच्चों से भी पिट जाया करता। जब वो पिटने के बाद ज़ारो कतार रोता तो लोगों को बेख्तियार हंसी आ जाती। इतने बड़े कद्दो कामत का इंसान बच्चों से मार खा रहा था और मार खा कर रो रहा था। वो दिन भर खुश घास और गोबर इकट्ठा करता, मांग तांग कर रोटी खाता और शाम को बच्चों से पिटता। सुबह होते ही वो बाड़ी के नीचे अपने गोबर और घास को जलाता और धुआं पैदा करता। गांव के लोग अपने हुक्के लेकर आते और उस आग से अपनी चिलमें भरते। यही उसका पेशा था और रात को इसी जलते हुए गोबर के पास लेटता और खराटे भरता। एक दफा जब वो सुबह जंगल की तरफ जा रहा था तो चंद लड़कों ने इसे कहा कि आज हम तुम्हारी शादी करवाने वाले हैं और बड़ी मुश्किल से औरत ढूंढी है। फतेह मोहम्मद ने यकीन कर लिया। चुनाचा इसे नए कपड़े पहनाकर गधे पर बिठाया गया और गांव की गलियों में फिराया गया। चारों तरफ से ही हा हा खी खी की आवाजें गूंजती रहीं और शाम को थक थका कर बेचारे फतेह मोहम्मद को कह दिया गया कि वो औरत भाग गई है। वो एक दो बड़े बूढ़ों के पास जाकर रोया और शिकायत की, लेकिन वो भी हंसने लगे और फजा खी खी से मामूर हो गई। चौधरी ने उसको कई दफा गांव से निकाला, लेकिन वो फिर वापस आ जाता। लोगों को भी इससे कुछ लगाव जरूर था। जब वो लागर जिस्म इन्हें नजर न आता तो वो इसे याद करने लगते। वो फिर आ जाता था, जाकर फिर लौट आता था और आकर फिर चला जाता था। लेकिन अब वो कुछ अरसे से यहीं रहने लगा था और गांव के लोगों की जिंदगी का एक जुज बन गया था। उसकी बड़ी वजह यह थी कि वो बगैर किसी कीमत के दूसरों को हंसाता था और वो एक नादिर और अनोखे खिलौने की मानिंद था जिसे सारा गांव खेलता था। फतेह मोहम्मद खुद रो रो कर दूसरों को हंसाता था। 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मारज़ वजूद में आया और पाकिस्तान और भारत आज़ादी से हमकिनार हुए। सरसब्ज़ शादाब गाँव, लेलहाती खेतियाँ, कुएं की नशा आवर आवाज, तनोमंद इंसान, सरकते हुए आंचल, ओदे प्याजी, नीले हरे और लाल। इसी माहौल में इंसानी खून से होली खेली जा रही थी। तहसील नकोदर पाकिस्तान की बजाय भारत में शामिल कर दी गई थी। मुस्लिम देहात पर हमले रोज बरोज तेज से तेज तर होते जा रहे थे। एक दिन दरिया सतलुज के पार एक मुसलमान गांव से इमदाद तलब हुई। वो गांव चारों तरफ से गैर मुस्लिम देहात से मैसूर था। चुनाचा बड़े चौधरी ने एक और चौधरी की मैयत में चंद नौजवानों को भेजा। फतेह मोहम्मद भी इस गिरोह में शामिल कर दिया गया ताकि वह चौधरी की चिल्लम भरता रहे और इसके दिल को बहलाता रहे। चौधरी रजाकारों समेत इस गांव में पहुंच चुका था। रजाकार चंद नाकों पर पहरा दे रहे थे। फतेह मोहम्मद भी चौधरी और जामू के साथ गांव के एक नाके के पहरे पर खड़ा रहा। फतेह मोहम्मद मामूल के खिलाफ खामोश था और सोचने लगा कि ये गैर मुस्लिम हमें क्यों मार रहे हैं, हम पर क्यों हमला कर रहे हैं। क्या हम इनके कहने पर यहाँ से चले जाएंगे? क्या इन्होंने हमें बसाया था? क्या सिख इनको बुज़दिल समझ रहे हैं? इस किस्म के ख्यालात उसके जहन में घूमे और उसके ज़मीर से आवाज़ आई कि हम बुज़दिल नहीं। इसके सामने अपने गांव के एक जलसे का नक्शा खींच गया और अल्लाह अकबर के फलक शगाफ नारे कानों से टकराए। सब्ज कपड़े पहने हुए नौजवान नजर आए जो जोरों शोर से कह रहे थे, हक है हमारा पाकिस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। इसके जिस्म में एक लावा उबलने लगा। इसे ऐसे महसूस हुआ कि वो तन तनहा एक जमे गफीर के लिए काफी है, लेकिन वो चुपचाप पहरा देता रहा। गैर मुस्लिमों को मालूम ना हो सका मुसलमानों ने भी बाहर से इमदाद मंगवा ली है, इसलिए वो इन्हें कमजोर जानकर इन पर पिल पड़े। हमले का नाम सुनकर बुज़दिल चौधरी अपने साथियों के हमरा दुम दबाकर भाग रहा था, मगर उसकी चिल्लम भरने वाला और दिल बहलावा फतेह गांव के नाके पर मुकाबले के लिए डटा हुआ था। फतेह को यकलख्त अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ और वो चाको चौबंद पहरा देने लगा। आनन फानन एक सिख ने फतेह मोहम्मद पर हमला कर दिया। फतेह ने अपनी लाठी घुमाई और उसके सर पर दे मारी। सिख चकरा कर गिरा तो फतेह मोहम्मद ने उसकी तलवार छीन ली और उसके 2 टुकड़े कर दिए। ये सिलसिला जारी रहा और उसने 7 हमला आवर मौत के घाट उतार दिए। सिख चकरा कर गिरा तो फतेह मोहम्मद ने उसकी तलवार छीन ली और उसके 2 टुकड़े कर दिए। यह सिलसिला जारी रहा और उसने 7 हमला आवर मौत के घाट उतार दिए। सिखों का हमला पसपा हो चुका था। फतेह मोहम्मद अपने गांव वापस आया तो गांव वालों का सलूक अब पहले से बहुत मुख्तलिफ था। कुछ लोगों ने खुल्लम खुल्ला उसकी तारीफें की और उसे इस बहादुरी पर थपका, लेकिन न जाने क्यों फतेह मोहम्मद खामोश रहा और रात फिर करवटें बदलता रहा। तहसील नकोदर जिला जालंधर के मुसलमानों का सबसे मजबूत और आखिरी मुदाफाती महाज 2 दफा हमलावरों को पसपा कर चुका था, लेकिन अब खतरा ज्यादा बढ़ चुका था, इसलिए इर्द गिर्द से मजीद इमदाद मंगवाई गई। फतेह मोहम्मद भी अपने गांव के दूसरे नौजवानों के साथ गया। इस दफा वो चौधरी की चिल्लम भरने और इसका दिल बहलाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी रजामंदी से मुकाबले की खातिर जा रहा था।
اس کے چہرے پر مسکراہٹ کے آثار رامزاں تھے اور آنکھیں نور کی طرح چمک رہی تھیں۔ فتح محمد کلگنا گاؤں کے ایک ناکے پر کھڑا مجاہدانہ شان سے پہرا دے رہا تھا۔ سورج غروب ہو گیا اور آہستہ آہستہ تاریکی کے سیاہ بادل فضا کو اپنی لپیٹ میں لینے لگے۔ فائرنگ کی آواز آئی۔ ریاست کپور تھلہ کے فوجی حملہ کر رہے تھے۔ لوگوں کو موت کے پسینے آنے لگے، گاؤں کی گلیوں میں بھاگ دوڑ کرنے لگے، بچے سکتہ زدہ ہو گئے، عورتیں قرآن مجید کی آیتوں کا وید کرنے لگیں۔ حفاظتی اقدامات گولیوں کی تاب نہ لا کر ملیا میٹ ہوتے گئے۔ فضا چیخ و پکار سے معمور ہو گئی۔ فتح محمد مجاہدانہ انداز میں چہل قدمی کرتا رہا۔ اس کے نزدیک کی مسجد دم بخود تھی۔ وہ مسجد کے اندر چلا گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ وہ لاٹھی سے اس انسان کو بے ہوش کر دے گا جو یہاں آئے گا، اور وہ مسجد کی اینٹوں سے ان لوگوں کے سر پھوڑ دے گا جو اسے مسمار کریں گے۔ اور یک لخت اس نے ان کے قدموں کی چاپ سنی۔ وہ چکنا ہو گیا اور مسجد کی دیوار کے پیچھے چھپ گیا۔ جو ہی حملہ آور نے اندر قدم رکھا، وہ آگے بڑھا اور لاٹھی گھما کر اس کے سر پر دے ماری۔ حملہ آور بل کھا کر زمین پر گرا۔ فتح محمد نے اس کی تلوار چھینی اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور پھر چند لمحوں کا وقفہ ہوا جس میں اس نے لاش کے 2 ٹکڑے گھسیٹ کر دیوار کے پیچھے رکھ دیے۔ اتنے میں ایک اور حملہ آور دروازے سے اندر آیا۔ فتح محمد نے لاٹھی گھمائی اور حملہ آور کے گرتے ہی اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ کچھ دیر تک یہ سلسلہ جاری رہا حتیٰ کہ گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی۔ وہ تلوار لیے مسجد سے باہر نکلا۔ کسی نے ٹارچ کی روشنی پھینکی اور رائفل کی گولی اس کے سینے میں پیوست ہو گئی۔ وہ ڈگمگایا اور ٹارچ کی سیز میں بھاگا۔ چاروں طرف سے گولیوں کی بچھاڑ شروع ہوئی۔ اس کی تلوار اٹھی، ٹارچ پھر اس کے سینے پر سیدھی ہوئی اور ایک گولی اس کے سینے میں پیوست ہو گئی۔ وہ کپ کپا کر زمین پر گر پڑا۔ تلوار بھی اس کے ساتھ ہی زمین پر آ گری۔ ایک کہکا بلند ہوا، سخت جان مسلا، اور گھوڑے کے اگلے 2 قدم اس کے سینے پر تھے۔ اس کے حلق میں کچھ اٹک رہا تھا۔ گھوڑے کے دباؤ سے اس کے لبوں سے نکلا اللہ اکبر۔ گھوڑ سوار اگلی طرف چل دیا اور فتح محمد کی لاش مسجد کے قریب کسی نئی پیدائش کا انتظار کرتی رہی۔ نکودر تحصیل کے مسلمان نکودر کیمپ پہنچ چکے تھے۔ فتح محمد کے گاؤں کے لوگ بھی کیمپ میں موجود تھے۔ کئی دن گزر گئے تھے لیکن فتح محمد نہ آیا۔ کئی روز بعد ایک نوجوان جو اس لڑائی میں شریک تھا چھپتا چھپاتا وہاں پہنچا، اور اس نے بتایا کہ فتح محمد نے کئی حملہ آوروں کو موت کی گھاٹ اتارا اور پھر انہی کی گولیوں سے شہید ہو گیا۔ اس پر بوڑھا نے آسمان کی طرف دیکھا۔ عورتوں نے اس کی ماں کی برتری کے لیے گنگائے جس نے ایسا سپوت جنا تھا۔ بچے افسوس زدہ ہوئے لیکن انہوں نے ایک ساتھی کھو دیا تھا۔ نوجوان اس کے کام اور اس کی موت پر رشک کرنے لگے۔ چودھری نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے سنا اور بھولے ہوئے خواب کی مانند کسی بات کو یاد کرنے کی کوشش کی۔ پھر ہر شخص کی زبان تھا فتح محمد بہادر تھا، وہ موت سے لڑنا جانتا تھا۔ فتح محمد نے پاکستان کے لیے جام شہادت نوش کیا۔ وہ مر نہیں سکتا تھا، وہ شہید ہوا، اور شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ شہید اس دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، زمین پر چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔